नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज साथियों हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा के क्रम में, और ये हिंदी भाषा आपके डीएलएड में, बीएड में, टेट, सुपर टेट या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, हर एक में यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। और हिंदी भाषा का बिल्कुल प्रारंभिक खंड लेके आज हम शुरू कर रहे हैं। और हिंदी में पहली इकाई या पहला चैप्टर वर्ण या ध्वनि, वर्ण कहें या हम ध्वनि, लेटर्स या साउंड्स की बात हम करें, तो जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो वास्तव में देखा जाए तो हिंदी भाषा में इसकी मूल जो कहा जाएगा, हिंदी भाषा का मूल क्या है, तो हिंदी भाषा का मूल ध्वनि है। और दूसरी तरफ इसके मूल में हम बात करते हैं किसकी, वर्ण की। तो यहाँ जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय हो, यानी जिसको और खंडित न किया जा सके। वर्ण क्या है? वर्ण वास्तव में देखा जाए तो यह उस मूल ध्वनि को, यहां पर वही चीज, मूल ध्वनि वही क्या है, हमारा वर्ण है। तो वर्ण क्या है? वह अखंडनीय ध्वनि की बात हम करते हैं। वर्ण क्या है? अखंडनीय ध्वनि को कहते हैं। और दूसरी चीज, यह भाषा की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी व प्राथमिक इकाई, सबसे छोटी व प्राथमिक इकाई के रूप में भी हम जानते हैं कि हमारा ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या प्राथमिक इकाई होती है। और ध्वनि और वर्ण दो शब्द हमको मिले हैं, तो ध्वनि को भाषा की बुनियाद माना जाता है। जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम भाषा की बुनियाद मानते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाषा की बुनियाद क्या है, तो भाषा की बुनियाद क्या है? भाषा की बुनियाद ध्वनि है, यानी ध्वनि को ही भाषा की बुनियाद मानते हैं। और इनका लिखित रूप, इस ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या है? वही लिखित रूप, वो क्या है? वही वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि किसके लिए बात की जाती है? ध्वनि केवल श्रुत रूप है। ध्वनि क्या है? यह श्रुत रूप है। और वर्ण क्या है? वर्ण लिखित रूप है। यहां दोनों का अंतर भी क्लियर कि ध्वनि क्या है? ध्वनि श्रुत रूप है, और वर्ण क्या है? वर्ण लिखित रूप है। और इन्हीं वर्णों के, जो हमारा वर्ण है, इन्हीं वर्णों के जो व्यवस्थित रूप को हम देखते हैं, उसी व्यवस्थित रूप को, सुव्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो सुव्यवस्थित रूप होता है, वर्णों का सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वह वर्णमाला कहलाता है। तो ये तो हमने एक सामान्य चर्चा की। अब यहां पर हम वर्ण से संबंधित कुछ और बिंदु को स्पष्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर वर्ण की बात आई, तो वर्ण वास्तव में क्या है? यह अखंडनीय मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? यह अखंडनीय मूल ध्वनि है।
वर्ण को हम अखंडनीय मूल ध्वनि के रूप में, और वर्ण के अंतर्गत आपके दो वर्ण, यानी अगर हम वर्ण के सामान्य प्रकार की बात करें तो एक आपका आता है स्वर और दूसरा आपका आता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? यह स्वतंत्र मूल वर्ण है। स्वर क्या है? यह स्वतंत्र मूल वर्ण है, अर्थात यह, इसके उच्चारण में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने में स्वतंत्र होता है। वहीं जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो यह स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाला वर्ण है। व्यंजन क्या है? यह स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, बोले जाने वाला वर्ण है। कौन? व्यंजन। स्वर स्वतंत्र मूल वर्ण है, लेकिन व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण है। वायु की गति अबाध रहती है, किसमें? स्वर में। स्वर में क्या होता है? इसमें वायु की गति क्या होती है? वायु की गति अबाध होती है। लेकिन व्यंजन में क्या होती है? व्यंजन में वायु की गति अबाध के बजाय यहां पर कैसी होती है? सबाध होती है, अर्थात बिना स्वर के यह अबाध रूप में चल ही नहीं पाएगा, स्वर की सहायता से ही ये बोला जाएगा। स्वर क्या होते हैं? स्वर अधिक मुखर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? ये अधिक मुखर होते हैं, और ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन कम मुखर होते हैं। ये तो हमने एक बात किया। अब यहां एक चीज ये आता है, यहां पर वर्ण और ध्वनि की बात हमने की। वर्ण को बताया यह लिखित रूप होता है, और ध्वनि क्या है? यह श्रुत रूप होता है। तो अब इस श्रुत रूप से लिखित रूप की जब हम बात करते हैं तो एक शब्द मिलता है, इसके लिए एक शब्द मिलता है जिसे लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है? अब यहां एक प्रश्न बनता है कि हम लिपि किसे कहेंगे? लिपि। तो लिपि को यदि देखा जाए तो इसके शाब्दिक अर्थ की ओर जाएं तो लिपि का आशय ही है लिपि अर्थात जो लिखा जाए। लिपि को हम ये कह सकते हैं कि अर्थात जो लिखा जाए। जो लिखा जाए वही क्या है? वही लिपि है। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो हिंदी भाषा में कौन सी लिपि होती है? हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में कौन सी लिपि चलती है? हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। स्वरों और व्यंजनों की ध्वनियों जो भी अभी हमने देखा, कौन कौन? जो हमारे स्वर और व्यंजन, इन दोनों की ध्वनियां, स्वर और व्यंजन, इन दोनों की ध्वनियों को वर्णों या चिन्हों के रूप में परिवर्तित करना, इन्हीं ध्वनियों को क्या करते हैं हम? वर्णों या चिन्हों के रूप में, चिन्हों के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित। तो इन्हीं चिन्हों यानी जो स्वर और व्यंजन की ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों को वर्णों या चिन्हों के रूप में परिवर्तित करने की या अंकित करने का जो माध्यम होता है वही क्या है? वह लिपि है। माध्यम क्या है? वह लिपि है। अर्थात जब हम ध्वनि को वर्ण अर्थात कोई चिन्ह या संकेत प्रदान करते हैं, चिन्ह
या संकेत, तो इसी चिन्ह या संकेत का जो एक सुव्यवस्थित रूप हम व्यवस्थित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लिपि कहते हैं। अब यहां हम जो विभिन्न हमारे चिन्ह या संकेत, जिसे हम स्वर और व्यंजन यानी वर्णों के दो रूप स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, तो आज हम सिर्फ स्वर के प्रकार की ही चर्चा करेंगे। फिर अगले खंड में हम लोग व्यंजन को लेकर चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? स्वर। तो स्वर के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से अबाध रूप में चलता है, मुखर होता है। तो स्वर को परिभाषित अगर आपको करना हो, स्वर कहते किसे हैं, तो स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप में उच्चरित होते हैं, अर्थात बिना किसी की सहायता के कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं। वही क्या है? वही स्वर है। और कामता प्रसाद गुरु ने स्वर की संख्या 10 बताई है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने स्वर की संख्या कितनी बताई? 10 बताई। किंतु कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 11 बताई, कुछ और विद्वानों ने स्वर की संख्या कितनी बताई? 11 बताई। अब 10 और 11 के मध्य जो एक अंतर की स्थिति आ रही है वह क्या है? वह री है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने री को स्वर की संज्ञा नहीं दी या स्वर की श्रेणी में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि री में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। री में क्या है? ये स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है, दोनों का मेल होता है। री का उच्चारण जब हम देखते हैं तो र धन ई, ये इस रूप में इसकी ध्वनि आती है, इसीलिए इसे किसमें? स्वर की श्रेणी में पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने नहीं रखा। और जो हमारे 10 स्वर की बात हम करते हैं वो कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 10। और आपका री, जैसे अभी ऊपर बताया, ये रा हलंत धन ई के रूप में आता है। इन दोनों का क्या है? इन दोनों का मेल होता है। इनकी संख्या 1। और 2 और आपका आता है, एक अनुस्वार अंग और एक विसर्ग अह। इन दोनों को अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग हैं। तो यहां पर अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं। ये दोनों ना स्वर ना व्यंजन, यानी ये तो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। लेकिन ये साथ साथ रहते हैं, इसीलिए आचार्य किशोरीदास जी ने इन्हें अयोगवाह कहा। इन्हें, इन दोनों को यानी अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा? इनको अयोगवाह कहा। किसने कहा? आचार्य किशोरीदास जी ने। आचार्य किशोरीदास जी ने इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी। अब री के बारे में एक और आपसे चर्चा कर लेते हैं कि री हिंदी में
केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त किया जाता है। री का जो उपयोग है यह है हिंदी में सिर्फ तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम स्वरों की बात किए, अब हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं कि स्वर के विभिन्न वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम विभिन्न आधारों पर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। पहला, किसमें? उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें पहला खंड हमारा होता है ह्रस्व स्वर। पहला खंड क्या होगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या लघु उच्चारण या इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और चूंकि एक मात्रा का समय लगता है इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें आपका अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री आदि ये आपके कौन है? ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। वही दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है या इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ज्यादा समय लगता है या इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं? इसी को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये जो द्विमात्रिक स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं तो इनका निर्माण दो सजातीय या सवर्णी ह्रस्व स्वरों द्वारा होता है। किसके द्वारा? दो सजातीय या सवर्णी। जैसे आ का योग आ से होके दीर्घ रूप आ बनता है या ई का योग ई से होकर दीर्घ ई, ये सजातीय हैं, ये सजातीय या सवर्णी हैं। उसी तरह ऊ का योग ऊ से होकर दीर्घ बनता है, ये भी सजातीय या सवर्णी के योग से बना हुआ है। फिर इसके बाद आपका एक और खंड आता है जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरा आपका कौन सा है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जो दो विजातीय या असवर्णी स्वरों के योग से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? दो विजातीय या असवर्णी असमान स्वरों के योग से, स्वरों के योग से बने होते हैं। वो कौन से स्वर कहलाते हैं? वे आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ का योग ई से होने पर ए, ये आपका संयुक्त स्वर।
आ का योग ऊ से होने पर ये आपका ओ, ये आपका संयुक्त स्वर। इसी तरह आपका ऐ और औ, ये चार आपके संयुक्त स्वर हैं। कभी कभी इन संयुक्त, जो ये हमारे संयुक्त स्वर हैं चार, कभी कभी इन संयुक्त स्वरों को भी दीर्घ स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित कर लेते हैं। उस स्थिति में दीर्घ स्वर इन तीन के साथ चार का योग होने पर 7 की संख्या भी व्यक्त होती है। इसके बाद चौथा खंड आपका मात्रा या समय के आधार पर चौथा आपका खंड आता है, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। चौथा खंड आता है जिसे प्लुत स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर की जब हम बात करते हैं तो इन स्वरों का उच्चारण अपेक्षाकृत क्या होता है, अति दीर्घ होता है। दीर्घ नहीं बल्कि क्या होता है, अति दीर्घ होता है, और इसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। इसमें 2 मात्रा से अधिक का समय, इसमें क्या होता है, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। वास्तव में देखा जाए तो प्लुत शब्द का शाब्दिक अर्थ, जो प्लुत शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ। प्लुत का जो शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ, अर्थात जब इसका उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उछाल मार रहा है। इन्हें चूंकि 2 से अधिक मात्रा है इसलिए इन्हें बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके आधार पर इसे बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। किसे? प्लुत स्वर को। और ये प्रायः वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में नाटक लेखन में इनका बहुधा प्रयोग मिलता है। अब इसके उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे ओम, या आप बाद में कहते हैं दरवाजा चर से बोला। अब यहां पर आप देखिए चर, ओह, तो अब यहां पर वो खिंचता है, तो वो क्या है, वो प्लुत स्वर। ये तो था हमारा किसके आधार पर, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। अब हम बात करते हैं अगला स्वरों का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर हम स्वर का विभाजन करते हैं। इसमें जब हम जिह्वा के प्रयोग की बात करते हैं तो ये 3 रूपों में इसके जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 खंडों में विभाजित किया गया। एक आपका अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अग्र स्वर जब उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सहयोग देता है, अग्रभाग के सहयोग से उच्चरित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और अग्रस्वर में आपका इसके उदाहरण ई के दोनों रूप आप उच्चारण कीजिए। इ ई, देखिए जीभ का अगला भाग आपके इ ई दंत मूल निचले पर आपका वो जिह्वा टकराएगी, तभी आप उच्चरित कर पाएंगे।
तो जीभ का अग्रभाग ए ऐ, उसी तरह ए ऐ, ये चार आपके किसके उदाहरण हैं? अग्रस्वर। उसी तरह जिनके उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सहयोग करता है या उनके सहयोग से उच्चारण होता है, वह मध्य स्वर कहलाता है और इसमें आपका अ आता है। अ का उच्चारण करिए, जीभ का मध्य भाग उच्चारण में सहयोग करेगा। उसी तरह पश्च स्वर की जब हम बात करेंगे तो पश्च स्वर अर्थात जीभ के पश्च भाग का सहयोग उच्चारण में होता है, तो वो पश्च स्वर होता है और इसमें दीर्घ आ उ के दोनों रूप ओ औ और एक ग्रहित आपका अ, ये आपके जिह्वा के प्रयोग के आधार पर है। उसके बाद फिर आपका है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। इसमें आपका दो आता है, एक आपका आएगा वृत्तमुखी और दूसरा आपका आएगा अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका ओष्ठ या ओंठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। ओंठ की स्थिति कैसी होगी? यहां पर जो हमारा ओंठ है उसकी स्थिति कैसी होगी? गोलाकार या वृत्ताकार, तो वो वृत्तमुखी है। और इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं, जैसे आप ऊ का उच्चारण कीजिए, ऊ देखिए गोलाकार, ओ औ ये गोलाकार, तो यहां आपका ऊ और ओ औ और ग्रहित स्वर आपका अ, ये सभी क्या हैं? ये आपके वृत्तमुखी हैं। और अवृत्तमुखी यानी जिनके उच्चारण में मुख गोलाकार यानी ओष्ठ आपका गोलाकार नहीं होता, वो अवृत्तमुखी है। और इसके अंतर्गत आ, ई और ए ऐ, इसमें आ के दोनों रूप, ई के दोनों रूप और ए और ऐ, ये आपके अवृत्तमुखी हैं। इसी तरह आपके विभाजन की बात, मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर विभाजन, वर्गीकरण हम करते हैं। मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर चार प्रकार के स्वरों का रूप आपके सामने आएगा, जिसमें पहला आपका जो रूप आएगा वह है विवृत स्वर। पहला विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। इसमें क्या होता है? मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है। और इसका उदाहरण आपका होता है अ। अ का उच्चारण करेंगे, मुख पूरा खुलेगा। फिर आपका होता है दूसरा अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में जो मुख द्वार यहां पूरा खुलता है, इसमें में क्या होता है? हाफ ओपन, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यहां पर क्या होगा? मुख द्वार आधा खुलेगा, वह क्या होगा? अर्ध विवृत। और इसके अंतर्गत जो आपके स्वर आते हैं वह अ, ए नहीं, अ, ऐ, औ। इसमें कौन कौन आएंगे? अ,
ऐ, औ और ग्रहित स्वर औ, ये आपके अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका तीसरा आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत स्वर का मतलब यह है हाफ क्लोज्ड, आधा बंद, यानी जिन स्वरों, इसमें क्या होता है, इसमें आधा बंद, मुख द्वार कैसा होगा, आधा बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वह क्या होता है, अर्ध संवृत स्वर, हाफ क्लोज्ड कहलाता है। इसमें आपका स्वर आता है ए और ओ। फिर चौथा आपका आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर का मतलब पूरा बंद, मुख द्वार क्या होगा, पूरा का पूरा बंद होगा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। क्लोज्ड की बात हम करते हैं, इसमें ई उ ऊ, इसमें आपका ई का दोनों रूप और ऊ का दोनों रूप, ये इसमें आपका आता है। फिर इसके बाद हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर अगला हम इसमें बात करते हैं हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। इसमें आपके दो खंड बनते हैं। दो खंड कौन कौन से बनते हैं, इनमें जो दो खंड बनेंगे, एक निरानुनासिक, पहला आपका क्या बनेगा, निरानुनासिक, या इसी को मौखिक स्वर भी कहते हैं, और दूसरा आपका होगा अनुनासिक। दूसरा आपका क्या होगा, अनुनासिक। निरानुनासिक या मौखिक की जब हम बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु या हवा केवल मुंह से निकलती है, इसमें क्या होती है, हवा किससे निकलती है, हवा मुंह से निकलती है, वह स्वर आपके क्या कहलाएंगे, निरानुनासिक या मौखिक स्वर। और जिन स्वरों में हवा या वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसी तरह दो आधारों पर और वर्गीकरण की हम बात करते हैं। एक बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, तो प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो खंडों में बांटा जाता है। एक को अल्प प्राण, दूसरे को महाप्राण। इसमें हवा सामान्य या कम निकलती है और इसमें हवा अधिक निकलती है। भारतीय दर्शन के अनुसार वायु को प्राण माना गया, इसीलिए प्राणत्व के आधार पर कहा गया। कम अल्प प्राण यानी अल्प वायु, कम वायु, सामान्य वायु। महा माने अधिक, अधिक वायु या अधिक महाप्राण। अब यहाँ हम सिर्फ स्वरों का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आपको बता दें कि सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत जाते हैं। इसी तरह जब हम घोषत्व के आधार पर बात करेंगे, घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर भी आपके दो खंड बनते हैं। एक आपका सघोष या उसी को घोष भी कहते हैं और दूसरा आपका अघोष। घोष से आशय यह है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में झंकृति होती है, एक झंकार होती है, एक नाद उत्पन्न होता है, तो उसी को घोष कहते हैं। तो जहां
यहां हम बात करें, चूंकि स्वर की बात कर रहे हैं, तो सभी स्वर क्या होती हैं? सघोष ध्वनियां होती हैं। इसमें सघोष में क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष ध्वनियों में जाते हैं। तो आज के खंड में हम लोगों ने स्वर, वर्ण क्या है, ध्वनि और वर्ण लिपि से क्या संबंध है, लघुतम इकाई क्या है, प्राथमिक इकाई क्या है, इन सब के साथ हम लोगों ने स्वर के वर्गीकरण की बात की। और अगले खंड में हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। और जो मैं आपको यहां लेक्चर दे रहा हूं, इसका पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक, यानी उसका लिंक PDF का मिल जाएगा और वहीं से आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।